जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है ऊर्जा के स्रोत। और ऊर्जा के स्रोतों में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कोयले की। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज की जो हमारी चर्चा होगी वो होगी पेट्रोलियम या खनिज तेल के बारे में। देखो भाई, पेट्रोलियम या कच्चा तेल एक गाढ़ा गहरे रंग का तरल होता है जिसमें हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बन के मिश्रण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की अशुद्धियां मिली होती हैं। इस तेल को पारंपरिक तेल या हल्के तेल के नाम से जाना जाता है। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार अक्सर समुद्र की तली के नीचे भूमि पर पृथ्वी की परपटी पर एक साथ पाए जाते हैं। इसके निष्कर्षण के बाद कच्चे तेल को पाइपलाइनों, ट्रकों, जहाज़ों के माध्यम से रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहाँ पर ये शुद्ध होता है। रिफाइनरी में तेल को गर्म करते हैं तथा उसके विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न क्वथनांक बिंदुओं पर आसवित करते हैं। इसके महत्वपूर्ण घटक हैं गैस, गैसोलीन, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन, केरोसिन, डीजल, नेफ्था, ग्रीस एवं मोम तथा एस्फाल्ट जिससे सड़कें बनती हैं, ठीक है, कोलतार एक तरीके का। तेल के आसवन से प्राप्त कुछ उत्पादों को पेट्रो रसायन कहा जाता है, जिसमें पीड़ानाशक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, पेंट तथा औषधियाँ बनाने के लिए कच्चे माल की तरह इसका यूज़ करते हैं। देखो ध्यान रखना, कोयला और पेट्रोलियम इन दोनों के बनने की प्रक्रिया करीब करीब एक जैसी है। दोनों ही जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही, चाहे कोयला हो या पेट्रोल हो, ये ज़मीन में दबे जीव जंतुओं से ही बनते हैं, पेड़ पौधों से ही बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन से बनती है। ये सवाल पेपर में सीधे सीधे पूछ लेगा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो आप जवाब देंगे CH4 यानी मीथेन, जो अक्सर कच्चे तेल के कुंडों के ऊपर पाई जाती है। यानी जहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिलेगा, उसी पेट्रोलियम भंडार के ऊपर एक गैस मिलेगी, उसी गैस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैस। अब क्योंकि गैस पेट्रोलियम के साथ ही मिल रही है, तो जैसे पेट्रोलियम ज्वलनशील है वैसे वो गैस भी ज्वलनशील है, इसी को हम ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस 50 से 90% तक का आयतन मीथेन का मिश्रण है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। इनमें कुछ मात्रा में भारी गैस हाइड्रोकार्बन जैसे ईथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 एवं थोड़ी सी मात्रा में अत्यधिक विषैली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी H2S भी पाई जाती है। तो ये बेसिकली इसका कंपोजिशन है। पारंपरिक प्राकृतिक गैस देखिए, पारंपरिक गैस अधिकतर कच्चे तेलों के कुंड के ऊपर पाई जाती है। इन भंडारों को केवल पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जा सकता है, क्योंकि गैस है ना। लेकिन प्राकृतिक गैस जो इस तेल के साथ बाहर आती है, अक्सर एक अवांछित उत्पाद की तरह मानी जाती है और इसे जला दिया जाता है। तेल के साथ निकाली गई प्राकृतिक गैस का जलना एक प्रकार से बहुमूल्य ऊर्जा संसाधन को बर्बाद करना है और इसके जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है। लेकिन बाद में इस गैस को संसाधित कर दिया जाता है। इसे पाइपों के द्वारा संघनित करके सिलेंडर में भर के उपभोक्ताओं के उपयोग करने के लिए भेज दिया जाता है। इस गैस का उपयोग पेट्रो रसायनों तथा उर्वरक के उत्पादन में भी किया जाता है, ठीक है। जो नेचुरल गैस है, पहले इसको जला देते थे, बाद में एहसास हुआ कि तो हम बर्बादी कर रहे हैं, इसको तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो अब हम इसका यूज़ कर रहे हैं। आगे देखो, आगे गैर पारंपरिक प्राकृतिक गैस। यह अन्य भूमिगत जलाशयों में स्वयं पाई जाती है। इसी कारण से इस प्रकार के गैर प्राकृतिक स्रोतों से प्राकृतिक गैस निकालना, मतलब गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राकृतिक गैस निकालना काफ़ी महंगा पड़ता है। परंतु तकनीकों के विकास के कारण गैसों का निष्कर्षण मितव्ययी हो गया है, यानी सस्ता हो गया है। जब प्राकृतिक गैस क्षेत्र को खोदा जाता है
प्रोपेन एवं ब्यूटेन गैसें जो प्राकृतिक गैस में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में होती हैं और इसे एलपीजी के रूप में निकाला जाता है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में निकाला जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस को दबाव डालने वाले टैंकों तथा सिलेंडरों में एकत्रित करके खाना पकाने की गैस के रूप में उपयोग करते हैं। बहुत कम तापमान पर प्राकृतिक गैस तरल प्राकृतिक गैस के रूप में बदल जाती है, यानी लिक्विफाइड हो जाती है लो टेम्परेचर में। अतः यह अत्यंत ज्वलनशील द्रव है। बिल्कुल सही बात है, सिलेंडर फटते हुए आपने खूब देखा होगा। इसे अन्य देशों में रेफ्रिजरेटेड टैंकरों द्वारा भेजा जाता है, नहीं जो एसी वाले टैंकर होते हैं ठंडे रहते हैं, भेजा जाता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन एवं उपभोग की मांग भारत में औद्योगिक एवं घरेलू प्रयोग के कारण बढ़ती जा रही है। गैस को संसाधित करने के बाद पाइपों से और सिलेंडरों में संपीड़ित करके उपभोक्ताओं के प्रयोग हेतु भेज दिया जाता है, जिसे हम यूज़ करते हैं एलपीजी के रूप में। एलपीजी का फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये पेपर में जो है पूछा गया है और पूछा भी जाता है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है, ध्यान रखना। ब्यूटेन इसमें बेसिकली पाई जाती है। देखो लिखा हो ना प्रोपेन और ब्यूटेन, ये देख लीजिए। इसका जो मुख्य घटक है वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है वन लाइनर में। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा परमाणुविक केंद्रक की ऊर्जा है। रेडियो एक्टिव खनिजों को नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उच्च तकनीकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव खनिज को जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। अन्य खनिजों की तरह ही रेडियो एक्टिव खनिजों के अयस्कों की मात्रा निश्चित तथा सीमित है, यानी ये भी एक ऐसा स्रोत है जो आपका, हम ये कहेंगे कि अक्षय नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। ये आपका एक ऐसा स्रोत है जो अगर आप लगातार यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म होता जाएगा, या हम इसे बोल सकते हैं हिंदी में अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये ध्यान रखना। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी कोई ऐसा नहीं है कि आप लगातार इसे जो है यूज़ करते रहेंगे और कभी खर्च नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जबकि रेडियो एक्टिव खनिजों की बहुत छोटी मात्रा अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, लेकिन फिर भी है तो सीमित मात्रा में ही ना, ये समझना पड़ेगा। अब देखो, पहला इसमें प्रोसेस होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय ऊर्जा दो तरीके से प्राप्त की जाती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से। देखिए, विखंडन का अर्थ क्या है यहाँ पे? विखंडन का सीधा सा अर्थ है कि कोई भारी नाभिक था, जैसे एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम 235 है ना, तो अगर आप इसको विखंडित करोगे तो ये दो छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाएगा, और जब ये प्रोसेस होगी तो इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब ही टूटना है, कि जब कोई बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूट जाएगा तो इसे कहा जाएगा नाभिकीय विखंडन, सीधी सी बात है। दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है? इसमें दो छोटे छोटे परमाणुओं को आपस में जोड़ करके एक भारी नाभिक हम लोग बना देते हैं, एक भारी परमाणु बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन को आपस में जोड़ करके क्या बना देते हैं? हीलियम बना देते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में छोटे नाभिक जैसे हाइड्रोजन तथा उनके समस्थानिकों, जिनमें ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम इत्यादि हैं, को संयलित करके आपस में मतलब जोड़ करके एक भारी नाभिक बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक आपस में जोड़ दीजिए, हीलियम बना दीजिए, तो ये हो गया नाभिकीय संलयन। एक्चुअल में सूर्य में तो यही हो रहा है, तभी तो वहां से ऊर्जा मिल रही है हमें। तो ध्यान रखना, ये दो तरीके की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। हम जो बेसिकली ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो नाभिकीय विखंडन से करते हैं, क्योंकि संलयन बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है, उसे इतना कंट्रोल कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो जरा, रेडियो एक्टिव खनिज जिनके विखंडन द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण होता है, संभवतः अनवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में इन्हें मान्यता मिल सकती है, क्योंकि यह एक अयस्क से प्राप्त होती है जो सीमित मात्रा में पाया जाता है। नाभिकीय विखंडन जो अस्थायी होता है एवं विखंडित या टूटने पर ऊर्जा मुक्त करता है। जब कभी भी यूरेनियम 235 के नाभिक पर एक न्यूट्रॉन मुक्त होता है तो ये नव निर्मित न्यूट्रॉन 235 के अन्य परमाणुओं पर प्रहार करके एक श्रृंखला अभिक्रिया का निर्माण करता है, जिससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। उसी ऊर्जा का हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। आगे देखते हैं जरा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब तक जो हमने देखे वो थे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी जो एक बार यूज हो सकते हैं। अब हम देखेंगे वे ऊर्जा स्रोत जो नवीकरणीय है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, देखिए जरा। देखिए,
पहले इसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये आसानी से उपलब्ध होते हैं तथा एक लंबे समय तक उपयोग में किए जा सकते हैं। दूसरे होते हैं गैर परंपरागत स्रोत, ये आसानी से व्यवहार में लाए जाने वाले ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत हैं, यानी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा ये भी हैं, तो इन्हें कहा जाता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। जैसे थोड़ा सा पढ़ लो इसको, जैसे देखिए, अब परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की अगर हम बात करें तो वो है जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला है, तेल है, पेट्रोलियम है। और परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात करेंगे तो लकड़ी है, गोबर है, ठीक है, ये सब जो है, चारकोल इत्यादि। और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की अगर हम बात करें साथियों, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो नॉर्मल कन्वेंशनल नहीं है, जिन्हें आसानी से लोग इतनी जल्दी नहीं अपना रहे हैं, धीरे धीरे इनको यूज में लिया जा रहा है। जैसे सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये सारे के सारे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो साथियों ये हुआ आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने बात करी बेसिकली नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में, और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।